Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is a geostationary and polar satellite. So first of all we will see the geostationary satellite. चलो क्या होता है ये geostationary satellite? A satellite which revolves with the earth. जैसे जैसे अर्थ घूमता है वैसे वैसे वो भी घूमता है. फॉर एग्जाम्पल कि ये अर्थ है, मान लो ये रहा अर्थ, ठीक है. और अर्थ का जो रेवोल्यूशन टाइम है ऑन द एक्सिस, उसकी एक्सिस पे जो घूमता है वो 24 आवर्स लिखा है, ठीक है. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये सैटेलाइट होता है जो अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करता है. ऐसे जहां जहां अर्थ घूमेगा वहां वहां वो सैटेलाइट भी गोल गोल घूमेगा. दैट मीन्स इफ वी एनालाइज इट बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम, लेट्स से दिस इज द अर्थ, so and this is the satellite, a geostationary satellite. This satellite is focused on a particular place, for example here. So जैसे जैसे आपका अर्थ गोल गोल घूमेगा ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस. जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे उसका सैटेलाइट भी उसके साथ साथ घूमता रहेगा. So here the satellite is continuously focusing on some point. अब अर्थ जो है उसको ऐसा पूरा एक सर्कल घूमने में लगता है 24 आवर्स टाइम टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस 24 आवर्स. तो ये सैटेलाइट को इतना डिस्टेंस कवर करने में भी 24 आवर्स का टाइम लगेगा. आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है. सो वी कैन डायरेक्टली से periodic time of geostationary satellite is 24 hours. सो ये सैटेलाइट का यूज क्या है? देखो जैसे कि इंडिया है तो इंडिया ने अपना खुद का एक सैटेलाइट यहां पे छोड़ दिया. सो वो सैटेलाइट क्या काम में आ सकता है? एक, कम्युनिकेशन के लिए. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की यूज कम्युनिकेशन. आपके घर में जो टाटा स्काई और एयरटेल का जो डिश लगा होता है वो डिश का एंटेना जो है उसका मुंह होता है स्काई पे, तो वो क्या करता है इस टाइप के सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव करता है. कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, टाटा स्काई वो सब क्या है? ब्रॉडकास्ट है. ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज होता है. जीपीएस में इसका यूज होता है, ठीक है. चलो सो अब ऐसा तो क्या है ये सैटेलाइट पे जो अर्थ के साथ रिवोल्यूशन करता है, कैसे ये पॉसिबल है? सो इट इज पॉसिबल ड्यू टू पर्टिकुलर डिस्टेंस. अगर ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप कुछ भी छोड़ दोगे वो अर्थ के साथ साथ ही गोल गोल घूमता रहेगा. वो डिस्टेंस कितना है कैसे पता चलेगा? सो वी हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल कि अर्थ का जो मास है वो है m/e और सैटेलाइट का मास है m. सो यहाँ पे हम हमारी कंडीशन लगाएंगे. मान लो कि वो डिस्टेंस सेंटर से है r, डिस्टेंस होगा mv²/r इज इक्वल टू gmem/r². सो यहाँ पे अगर r को कट करे, m को कट करे तो बचेगा क्या? v² इज इक्वल टू gme/r. ये r क्या है? तो अर्थ सरफेस से हाइट उसकी h और ये हमारा रेडियस re. सो टोटल r इज इक्वल टू re प्लस h. अब v की जगह हम डाल देंगे यूज v इज इक्वल टू 2πr/t, ठीक है. तो v की जगह ये वैल्यू डाल दे तो 4π² इज इक्वल टू gme/re प्लस h, ठीक है. तो अब यहां पे
मान लो ये आर की जगह वापिस हम क्या वैल्यू डालते हैं, आर ई प्लस एच। सो 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। ठीक है, चलो। सो यहां पे आर ई प्लस एच को यहां पे ले जाओ, बाकी सबको यहां पे ले लो। सो आर ई प्लस एच का क्यूब इज इक्वल टू जी एम ई टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। रेडी, चलो। सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज। लाइक जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल दो। पीरियोडिक टाइम हमें पता है 24 आवर्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दो। 4 और पाई की वैल्यू डाल दो। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ये सारी वैल्यूज को अगर आप डालोगे सो यू विल हैव समथिंग वैल्यू ऑफ एच, हाइट। और सारी वैल्यूज को डालने के बाद आपको एच मिलेगा 35800 किलोमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच, मीन्स अर्थ सरफेस से सैटेलाइट का डिस्टेंस। सो अगर अर्थ सरफेस से आप 35,800 किलोमीटर पे कुछ भी डालेंगे वो अर्थ के साथ ही गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? तो वो डिस्टेंस है इतना 35800। ठीक है, चलो। नाउ अब कम्युनिकेशन में आपको इतना आइडिया आया होगा कि भाई मैंने इसका बोला कि कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज होता है। सो कम्युनिकेशन के लिए तो हमारे पास टावर्स भी है। हम देखते हैं कि मोबाइल का टावर जगह जगह पे लगा हुआ है। तो जब टावर से ही कम्युनिकेशन हो सकता है तो वेव को इतना दूर भेजने की क्या जरूरत है? अर्थ सरफेस पे भी तुम टावर लगा सकते हो। तो उसका रीजन पढ़ते देखो, चलो ये रहा उसका रीजन। इट इज नोन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स above a certain frequency are not reflected from ionosphere। ठीक है, सो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी है जो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती। रेडियो वेव्स यूज फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट विच आर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी तक के जो वेव्स होते हैं उसको बोलते हैं रेडियो वेव्स। are below the critical frequency, they are therefore reflected by the ionosphere। मतलब अब हम सबके घर रेडियो आता है ना, वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज। अब इतने वेव का क्या होता है? मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर एक आइनोस्फीयर होता है। अब मान लो यहां पे एक टावर है, यहां से हम रेडियो वेव को भेजते हैं तो रेडियो वेव आइनोस्फीयर से ही टकरा के यहां पे आ जाता है। ठीक है, चलो। तो ये कम्युनिकेशन का यूज हम कहां करते हैं भाई? एफएम और वो सब बजाने के लिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं। Thus, radio wave broadcast from an antenna can be received at points far away where the direct wave fail to reach on account of the curvature of the earth। तो देखो अभी ये एफएम का एंटीना है। एफएम का एंटीना ऐसे काम करता है। अब यहां पे एक सेंटेंस लिखा था कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ, मतलब कि मान लो कि अर्थ का कर्व ऐसा है कि अगर हम सिग्नल को डायरेक्ट सीधा भेजना चाहे ना तो एक कर्वेचर वाला पॉइंट है वो डिस्टर्ब करता है। इसीलिए हमारा ये एफएम वाला जो कम्युनिकेशन है उसका यूज हम करते हैं आइनोस्फीयर के लिए। ठीक है, और ये कर्वेचर में डिस्टर्ब होता है इसीलिए दिखता एफएम के जो टावर है वो बहुत ज्यादा नहीं होते, वो कम ही होते हैं क्योंकि वो आइनोस्फीयर से टकरा के आते हैं। जबकि हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है ना उसमें जगह जगह टावर लगाते हैं क्योंकि वो अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अब जीपीएस और ये सब जो सिग्नल्स होते हैं, ये जीपीएस है,
फिर हमारा वाईफाई है, टाटा स्काई के सिग्नल्स है। ये टाटा स्काई के वो सब के सिग्नल होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब वो फ्रीक्वेंसी को भी हम अगर यहाँ पे भेजेंगे तो आइनोस्फीयर को क्रॉस करके वो स्पेस में चले जाते हैं। इसीलिए वहां पे हमें रखना पड़ता है एक सैटेलाइट। तो वो सिग्नल अगर आइनोस्फीयर को क्रॉस करके सैटेलाइट पे जाते हैं तो सैटेलाइट उसको रिसीव करके थ्रो करेंगे वापस यहाँ पे। दैट्स वाई वी नीड अ पर्टिकुलर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो वो एक कंट्री के सिग्नल को रिसीव करके उसी कंट्री में वापस फेंक सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको पढ़ सकते हैं कि भाई रेडियो के जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है। ये टीवी के ब्रॉडकास्टिंग जो है टाटा स्काई वगैरह, उसकी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट क्यों यूज होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा पोर्शन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। अब दूसरा आता है बिल्कुल ही वैसा है पोलर सैटेलाइट। चलो पोलर सैटेलाइट क्या होता है। तो पोलर सैटेलाइट एक तो अर्थ के बहुत पास में घूमता है और ये अर्थ के पोल्स पे गोल गोल घूमता है ऐसे। पहले एक राउंड लगाएगा, फिर थोड़ा साइड में आएगा, दूसरा राउंड लेगा और थोड़ा साइड में आएगा, तीसरा राउंड लगाएगा। तो ये ऐसे बार बार गोल गोल घूमने से क्या होगा, एक्चुअली द सैटेलाइट इज कैप्चरिंग द फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ। वो एक दिन में बहुत सारे चक्कर लगा सकता है पूरे अर्थ के, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते। इसकी हाइट कितनी है, अर्थ सरफेस से 500 से 800 किलोमीटर। परमाणु मूवी अगर देखी होगी तो उसमें वो एक सैटेलाइट था जो बार बार उनके फोटोग्राफ्स लेने के लिए आता रहता है, वो ये पोलर सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का यूज कहाँ होता है, वेदर इंफॉर्मेशन, जासूसी करने के लिए, है ना, उन सब के लिए ये सैटेलाइट का यूज होता है। और ये देखो बहुत कम डिस्टेंस पे है, दैट्स व्हाई इट इज कैपेबल टू कैप्चर द क्लियरेस्ट इमेज ऑफ द अर्थ। वो बता सकते हैं बार बार घूम के कि यहाँ पे टॉर्नेडो आने वाला है, यहाँ पे ज्यादा रेन आने वाली है, यहाँ पे बर्फ का तूफान आने वाला है, सब कुछ ये इंफॉर्मेशन ऐसे देते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट में इतनी इंफॉर्मेशन है, पूरी थियरी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर कुछ भी कंसेप्ट, कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, यू कैन आस्क मी, अंडरलाइन करके आप मुझे पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट है वेटलेसनेस। एक्चुअली वेटलेसनेस जो है हमारे सिलेबस से निकल गया है, बहुत सारे टॉपिक ये सिलेबस में से निकल गए हैं। वो ग्रेविटी, अबाउट द अर्थ, बिलो, बहुत कुछ निकल गया है। बट आप 11th में हो, आपके लिए जो भी नीट या JEE है वो आएगा 2022 में। डेफिनेटली वहां तक तो कोरोना क्लियर हो चुका होगा। तो मैं सब कुछ क्यों पढ़ा रहा हूं, टाइम नहीं है फिर भी मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो बाय चांस गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि अब स्टूडेंट्स के पास तो बीच में काफी टाइम है, जो रिड्यूस पोर्शन है उसमें से भी नीट और JEE में क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें बाद में बर्डन नहीं रहेगा। इसलिए ये पार्ट में मैंने सारे ही टॉपिक्स कवर किए हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेटलेसनेस। क्या होता है वेटलेसनेस, देखो शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। जो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेट उसको फील ही ना हो कि भाई मेरा कोई वेट है ही नहीं, व्हेन द ऑब्जेक्ट फील्स नो वेट, दैट कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस। ऐसी कंडीशंस कब आती है, फॉर एग्जाम्पल कि आप अर्थ पे हो और आप किसी बड़ी बिल्डिंग से गिर रहे हो नीचे। सो वो केस में आप पे नीचे ग्रेविटी लगेगी mg, और ये ग्रेविटी की वजह से आप जाओगे नीचे, नीचे गिर रहे हो। ठीक है, अब वर्चुअल फोर्स की थियरी हमने पढ़ाई थी कि वर्चुअल फोर्स क्या होता है, जितना
एक्सेलरेशन नीचे होता है उतना ही वर्चुअल एक्सेलरेशन ऊपर लगता है। सो नीचे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी जितना, तो वर्चुअल फोर्स भी ऊपर लगेगा mg। mg ऊपर नीचे इक्वल, तो टोटल वेट क्या हो गया, 0। ये होगा वेटलेसनेस। फील कैसे करोगे? सो सेम कंडीशन सोचो कि आग अगर एक लिफ्ट में बंद हो और लिफ्ट का जो केबल है वो टूट जाता है, सो लिफ्ट जो है वो नीचे जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उतना ही फोर्स वर्चुअल ऊपर लगेगा mg। सो यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा 0, वेटलेसनेस हो जाएगा। ये केस में जो अंदर पर्सन होगा वो हवा में उड़ने लगेगा, है ना। सो बेसिकली व्हाट इज वेटलेसनेस? व्हेन द इक्वल वेट इज, व्हेन द टोटल वेट बिकम्स 0। जब किसी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट 0 हो जाता है, यहां पे mg नीचे लग रहा है, mg ऊपर लग रहा है, टोटल क्या हो गया, फोर्स 0। दिस इज नोन एज अ वेटलेसनेस। ठीक है, चलो, तो ऐसा कहां होता है स्पेस में? सैटेलाइट में। इन अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सैटेलाइट हैज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो भी सैटेलाइट गोल गोल घूमता है, वो सैटेलाइट में एक टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगता है mv²/r, which is exactly to the value of Earth's acceleration due to gravity at that position. Thus, in the satellite, everything inside it is in a state of free fall. ये अच्छे से समझना है कि सैटेलाइट के अंदर जो भी चीज है वो वेटलेसनेस है वहां पे। This is just as if we were falling toward the earth from height. Thus, in the manned satellite, people inside experience no gravity. तो ये हो गया हमारा वेटलेसनेस। अर्थ पे वेटलेसनेस के क्या केसेस है और सैटेलाइट में वेटलेसनेस कैसे हो सकती है? सैटेलाइट में mv²/r और यहाँ होता है g_m_e_m/r², दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सैटेलाइट जो भी रेवोल्यूशन करता है वहां पे कोई ग्रेविटी होती नहीं है, टोटल फोर्स 0 होता है, अंदर सब कुछ वेटलेसनेस हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पे टॉपिक खत्म हो गए, यहां पे हम सीधा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, चलो तो अब एक्सरसाइज देखते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पार्ट ए, यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। ये 12th का कंसेप्ट है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास हॉलो कंडक्टर है और हॉलो कंडक्टर के अंदर तुम किसी चार्ज को रखते हो, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, तो बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाएगा। मतलब आपने चार्ज को जो क्या है प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं। कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो स्फीयर और सम अदर मीन्स। मतलब यहां पे सेम हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ऑब्जेक्ट इज हैविंग मास m, और बाहर बाजू में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो यहां पे जैसे प्रोटेक्शन मिल रहा था कि यहां पे ऐसे प्रोटेक्शन मिलेगा? सो आंसर आएगा नो, यहां पे ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन इसको नहीं मिलेगा, ग्रेविटी तो इसको लगेगी ही लगेगी। ठीक है, क्यों? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एवरीवेयर, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बोला था कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ मींस ये लॉ पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, हर जगह ये लॉ लगता है ना। सो आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट shield a body from
ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एनी मेथड। ठीक है, ऐसा लिख दोगे आंसर में तो भी सही है, 100% सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। हाँ, हमने पढ़ा कि भाई यहाँ स्पेसशिप के अंदर जो भी होता है उसको कहीं भी ग्रेविटी फील नहीं होगी। बात सही है कि वो ग्रेविटी डिटेक्ट नहीं करता। इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, अगर वो सैटेलाइट जो गोल गोल घूम रहा है वो बहुत बड़ी साइज का होता, कैन ही होप टू डिटेक्ट द ग्रेविटी? तो आंसर है यस। अगर वो ग्रेविटी बहुत, वो स्पेसशिप बहुत बड़ा होगा, सैटेलाइट या स्पेसशिप जो भी है, तो ग्रेविटी डिटेक्ट हो सकती है। रीजन, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है, हमने पढ़ा था कि अर्थ के यहां पे ग्रेविटी अलग है, यहां पे ग्रेविटी अलग है। ग्रेविटी हर जगह पे अलग अलग है, यहां पे ग्रेविटी अलग है, यहां पे ग्रेविटी, यहां पे ग्रेविटी अलग है। ग्रेविटी डिस्टेंस पे वेरी करती है। अगर स्पेसशिप बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, तो अलग अलग डिस्टेंस पे ग्रेविटी में वेरिएशन मिलेगा। कहीं पर ग्रेविटी कम होगी तो कहीं पे थोड़ी ज्यादा होगी। सो ये वेरिएशन की वजह से उसको ग्रेविटी फील होगी। तो यस, इट कैन डिटेक्ट द ग्रेविटी। ठीक है, चलो सी, इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द सन दैट ड्यू टू द मून। अगर ये मान लो ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है, ऑब्वियसली सन बड़ा है इसलिए मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, चलो अगर दोनों की ग्रेविटी को कंपेयर करो तो ऑब्वियसली सन बड़ा है। सन का जो पुलिंग पावर है, फोर्स ड्यू टू सन, और ये फोर्स ड्यू टू मून। ऑब्वियसली हमें पता है कि Fs इज ग्रेटर देन Fm। सन का पुलिंग पावर बहुत ज्यादा है, सन की ग्रेविटी, सन ज्यादा ग्रेविटी लगा रहा है कंपेयर टू मून ऑन अर्थ। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू वुड फाइंड दैट सन्स पुल इज ग्रेटर देन द मून्स पुल। यस, ये रहा। However, the tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of sun. Why? Tidal effect मतलब दरिया में जो पानी होता है ना, वो कभी कभी ऑटोमेटिकली खींच के आ जाता है, फिर कभी कभी अंदर चला जाता है। तो ये टाइडल इफेक्ट बेसिकली उसको बोलते हैं टाइडल इफेक्ट। ये क्यों होता है? तो टाइडल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि टाइडल इफेक्ट में मून का पुल ज्यादा इफेक्ट करता है, मून का जो टाइडल फोर्स है वो ज्यादा लगता है। ऐसा क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स तो सन का ज्यादा है, तो टाइडल इफेक्ट में मून जो है वो रोल क्यों प्ले करता है? सो रीजन इज दैट कि टाइडल फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखो कि मून का अर्थ से डिस्टेंस बहुत कम है, तो डिस्टेंस कम उसका क्यूब है, डिस्टेंस कम तो टाइडल फोर्स ज्यादा, इसलिए मून जो है वो टाइडल फोर्स ज्यादा लगता है क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है ना। तो देखो सॉल्यूशन में यही लिखा है, मैं इसके पिक्स खींच के भेजूंगा कि टाइडल इफेक्ट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, अनलाइक फोर्स विच डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब नॉर्मल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रिलेशन में है, यहाँ पे क्यूब लगता है, इसलिए मून का टाइडल फोर्स ज्यादा है। कैसे लिखना है तो मैं आपको पिक खींच के भेज दूंगा, जब न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो उसमें से देख के आप कॉपी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। मतलब हाइट पे जाएंगे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी? तो इट विल डिक्रीज। सबको पता है कि ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है, सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा डिक्रीजेस। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। अगर अंदर जाते हैं
तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली अंदर जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, अंदर से बाहर आते हैं तो इंक्रीज होती है, अंदर जाते हैं तो डिक्रीज होती है। तो सेकेंड ऑप्शन में भी आएगा डिक्रीज। थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भी ग्रेविटी का फॉर्मूला है G इज इक्वल टू GME/RE²। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और अर्थ का मास है ME, अगर ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे रखा है तो उस पर जो ग्रेविटी लगेगी, वो ग्रेविटी कहाँ लगती है? टूवर्ड्स द सेंटर। कितनी लगती है? ये हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो ये ग्रेविटी के फॉर्मूला में जो मास है वो मास ऑफ अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास तो यहीं पे इसमें आता ही नहीं है। सो आंसर आएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, है ना। करेक्ट आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब यहां पे लिखा है कि द फॉर्मूला -GMM 1/R2 - 1/R1, मतलब ये हमारा क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। U इज इक्वल टू -GMM/R, उसके जैसा ही फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फॉर्मूला, एक हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था, U इज इक्वल टू MGH। ये दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि यहां पे U इज इक्वल टू MGH जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला कब यूज होता था? जब ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे ले जाते हैं, तो कुछ हाइट पे, थोड़ी हाइट तक के लिए। बट ये फॉर्मूला की जब थियोरी हमने पढ़ाई थी तो हमने क्या बोला था कि इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो, मतलब यहां पे डिस्टेंस का बहुत बड़ा वेरिएशन होगा तो भी करेक्ट आंसर देगा। अगर ये फॉर्मूला में इतना बड़ा डिफरेंस रखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। दिस फॉर्मूला इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो सम नंबर 3। Suppose there existed a planet that went around the sun, ये सन है, और एक प्लेनेट है जो सन के अराउंड घूम रहा है। वो प्लेनेट का मास है m, सन का मास है ms। that went around the sun twice as fast as the earth, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी से डबल है। What would be its orbital size as compared to the earth? तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे T² प्रोपोर्शनल टू R3। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? T² प्रोपोर्शनल टू R3। चलो, तो पहले ये फॉर्मूला हम लगाएंगे अर्थ के लिए। तो पीरियोडिक टाइम ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू हमारा अर्थ का जो डिस्टेंस है वो, और फिर फॉर्मूला लिखेंगे हमारे प्लेनेट के लिए T² प्रोपोर्शनल टू R3। सिंपली दोनों को डिवाइड करो तो T² बाय T² इज इक्वल टू RE³ बाय R3। ये RE³ क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है। यहां पे अगर अर्थ घूम रहा है तो अर्थ का डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये RE। ठीक है, चलो अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो भाई यहां पे हमें TE की वैल्यू पता है कि पीरियोडिक टाइम ऑफ अर्थ, तो ये हम ले लेते हैं 1 ईयर। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि ये वाला प्लेनेट डबल स्पीड से घूम रहा है। डबल स्पीड से घूम रहा है तो ऑब्वियसली इसका पीरियोडिक टाइम कितना हो जाएगा? आधा अर्थ की कंपैरिजन, क्योंकि अर्थ से डबल स्पीड में घूम रहा है। तो अर्थ का टाइम अगर TE है, मतलब 1 साल है, हम TE की जगह डायरेक्ट 1 ईयर लिख देते हैं, तो वो 1 ईयर है, तो हमारे प्लेनेट का टाइम हो जाएगा 1/2 ईयर।
क्या हो जाएगा 1/2 ईयर। तो 1 ये वैल्यू डाल दी 1 स्क्वायर बाय 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये RE डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, चैप्टर 2 में आ चुका है ये। तो RE की जगह डाल दो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये R3। अब इसको सॉल्व करके आपको R मिलेगा 0.63 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्व कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।